हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एच एस बिंद्रा, फैकल्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल। और ये जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें से जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी से। तो इन चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी जरूर देखना है। एक बायोमोलिक्यूल हो गया, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एक पॉलीमर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आते हैं। यहाँ बायोमोलिक्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन इस लेक्चर में बात करेंगे। एक कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और एक एमिनो एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट अपन बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड। एवरी कार्बन कंटेन OH ग्रुप एक्सेप्ट कार्बोनाइल कंपाउंड। जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब एसिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर होगा और हर कार्बन पे OH ग्रुप होगा एक्सेप्ट कार्बोनाइल कार्बन। तो फर्स्ट बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि साहब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन में ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कायरल सेंटर आ रहा है इसमें, ये कायरल सेंटर है, वन है या मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। और एक बात और है कि एवरी कार्बन कंटेन OH ग्रुप। अगर यहाँ पे अपन देखें CH2 पे कोई OH ग्रुप नहीं है तो ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड और एवरी कार्बन कंटेन OH ग्रुप एक्सेप्ट कार्बोनाइल कार्बन। क्योंकि अगर कार्बोनाइल कार्बन पे OH लगाऊंगा मैं तो वो एसिड में चेंज हो जाएगा, वो कार्बोनाइल नहीं रहेगा। सेकेंड ऑप्शन को देखें, कार्बोनाइल है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये कायरल सेंटर आपको दिख रहा है और एवरी कार्बन कंटेन OH ग्रुप। तो ये आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। नेक्स्ट अपन सी ऑप्शन को देखते हैं, तो इसमें ये कार्बोनाइल हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कायरल सेंटर आपको नजर आ रहा है और एवरी कार्बन कंटेन OH ग्रुप। तो ये भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। तो आंसर जो हो जाएगा इसमें बी एंड सी बोथ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज अ पेंटोज। मोनोसेकेराइड का मतलब ये आगे हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो ग्लूकोज जो है ये हेक्सोज शुगर है, एल्डो हेक्सोसिस बोलेंगे। फ्रुक्टोज जो है वो भी कीटोसिस शुगर होता है, इसमें भी 6 कार्बन है। और गैलेक्टोज जो है वो भी एल्डो हेक्सोस है। तो राइबोज जो होता है वो पेंटोज शुगर है, एल्डो पेंटोज होता है। राइबोज का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो CHO, CHOH, CHOH, CHOH और आपके पास CH2 और OH, ये आपके पास पेंटोज शुगर होगा। तो आंसर इसके अंदर आपके पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो आपको ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक कंपाउंड आपके पास होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल। और अगर इस एक अल्कोहल को अपन एल्डिहाइड से रिप्लेस कर दें, ये CH2OH की जगह अगर अपन CHO लगा दें तो इसको अपन बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड का मतलब CHO आएगा, CHOH आएगा और CH2OH आएगा। और डी ग्लिसरल्डिहाइड का मतलब मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, कार्बन चेन आपको वर्टिकल पे लगाना है। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड का जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे अपन बना देते हैं CHO और ये CH2OH और OH ग्रुप अगर राइट साइड के अंदर है तो यह नाम होगा डी ग्लिसरल्डिहाइड। और इसका जो मिरर इमेज हमारे पास बनता है जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड के अंदर होता है, ये हमने आइसोमेरिज्म में DL नॉमेनक्लेचर में भी देखा हुआ है। और ये जो कंपाउंड आपके पास होगा इसको अपन बोलेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड है।
और इसमें ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन है, और वन एसिमेट्रिक कार्बन है तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। और ऐसे पेयर्स को अपन क्या बोलते हैं, एनेंशोमर्स बोलते हैं। ये एनेंशोमर्स होंगे, तो आपके पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन दोनों कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड में आपको रिलेशन चाहिए। इसको फर्स्ट बोल देते हैं और ये सेकंड में। क्या रिलेशन है, एक आपको दे रहा है डाइस्टीरियोमर्स, इसका मतलब डाइस्टीरियोमर्स का मतलब जो मिरर इमेज ही नहीं होते। फिर आपके पास है इपीमर, इपीमर का मतलब है एक से ज्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए और एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना चाहिए। ओनली वन कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना चाहिए, और वो कार्बन हेमी एसिटल वाला नहीं होना चाहिए। अगर वो कार्बन हेमी एसिटल वाला है तो उस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, और वो एनोमर्स होते हैं, वो एनोमर्स होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, और वो जो कार्बन है वो हेमी एसिटल वाला कार्बन आपके पास होता है, तो वो एनोमर्स होंगे। तो ईपीमर का मतलब सिंगल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आना चाहिए कंपाउंड में, दोनों में जब कंपेयर करें, और वो कार्बन हेमी एसिटल वाला कार्बन नहीं होना चाहिए, तो ईपीमर होंगे। तो अब अपन चेक करते हैं। अगर यहाँ पे अपन इसको आयुपैक के अकॉर्डिंग नंबरिंग करें तो ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर मैं 2 कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को देखता हूँ तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों में ही OH ग्रुप राइट साइड में है। 3 कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को देखें, दोनों में ही OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। 4 कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें, दोनों में ही OH ग्रुप हमारा राइट साइड के अंदर है। और फिफ्थ में अगर अपन बात करते हैं तो जो कार्बन कायरल है उसके OH राइट में है, तो ये जो फॉर्म है आपके पास ये डी फॉर्म है। और नेक्स्ट में आपने कहा लेफ्ट में फिफ्थ नंबर पे, तो ये आपके पास फॉर्म जो होगा वो एल फॉर्म होगा। और सिंगल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है तो आप बोलेंगे ये इपीमर है, इसको अपन बोलेंगे इपीमर। तो फर्स्ट और 4 में अपन बोलेंगे कैसा इपीमर है, ये C5 इपीमर है। 5 नंबर का जो कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, तो इपीमर हो गया। अब आप देखिए डाइस्टीरियोमर्स का क्या मतलब है, कि जो मिरर इमेज नहीं है। क्या ये आपस में मिरर इमेज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेकंड का मिरर इमेज में सेकंड कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में, थर्ड के कॉन्फ़िगरेशन में, फोर के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये मिरर इमेज नहीं है। तो जो मिरर इमेज नहीं है उनको अपन डाइस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। तो डाइस्टीरियोमर्स और इपीमर ये दोनों हो सकते हैं, तो आंसर आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो आंसर आपको देना है यहाँ पे वो आपको डी ऑप्शन देना है। तो आप देखिए एनोमर्स का मतलब क्या है, सिंगल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा और वो कार्बन हेमी एसिटल वाला होगा, तो उसको अपन बोलते हैं एनोमर्स। और जो एनोमर्स होते हैं वो इपीमर भी होते हैं, वो इपीमर भी होते हैं, क्योंकि एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है तो वो इपीमर भी है। और जो इपीमर है वो डाइस्टीरियोमर्स होगा, क्योंकि केवल एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, बाकी सारे जो एसिमेट्रिक सेंटर हैं वो सेम कॉन्फ़िगरेशन में ही रहेंगे, तो मिरर इमेज नहीं होंगे, तो ये डाइस्टीरियोमर्स होंगे। और जो डाइस्टीरियोमर्स हैं वो आइसोमर्स होते हैं। तो एक बात याद रखना है, जो एनोमर है वो इपीमर भी हैं, जो इपीमर है वो डाइस्टीरियोमर्स हैं, जो डाइस्टीरियोमर्स हैं वो आपके पास आइसोमर्स हैं। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर अपन डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म ओसा जॉन डेरिवेटिव। अब देखिए ये ओसा जॉन कौन बनाएंगे। ओसा जॉन बनाने के लिए यहाँ अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड पे अपन बात कर रहे हैं। मैं आपको एक अरेंजमेंट दे रहा हूँ, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, ऐसा मैंने आपको कंपाउंड दिया। ये CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास है ये C, ये H और ये OH। और यहाँ पे नीचे जो भी अरेंजमेंट है डी ग्लूकोज में होता है वो एज इट इज चल रहा है। डी ग्लूकोज में सबसे बॉटम पे होगा CH2OH, फिर होगा OH, फिर OH, फिर H और फिर OH। अब
ये ओसाजोन बनता कैसा है, जब फिनाइल हाइड्राजीन के 3 इक्विवेलेंट इस पर अपन ऐड करते हैं, उसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने ये एक इक्विवेलेंट फिनाइल हाइड्राजीन इस पे डाल दिया, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा वो CH डबल बॉन्ड N, ये आपको फिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये C, ये H, और ये आपके पास OH, और ये एज इट इज है। और आगे अपन बोलते हैं ये कंपाउंड जो होता है ये रीअरेंजमेंट हो जाता है इसका। और रीअरेंजमेंट में यहाँ से ये जो H है आपके पास, ये वाला जो H है वो तो आपके पास यहाँ पे जाएगा, ये H यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, और यहाँ से ये H इसके पास जाएगा। तो अरेंजमेंट आपके पास कुछ ऐसा मिलता है, CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ऐसा मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH और C डबल बॉन्ड O, और बाकी सब एज इट इज है। अब इस पे फिनाइल हाइड्राजीन के 2 इक्विवेलेंट और रिएक्शन करते हैं। ये फिनाइल हाइड्राजीन के 2 इक्विवेलेंट और रिएक्शन करेंगे, 2 इक्विवेलेंट और रिएक्शन करेंगे। यहाँ एक एनिलीन का मॉलिक्यूल हमने रिलीज भी कर दिया, और यहाँ से एक तो आपके पास अमोनिया निकलेगा और एक वाटर निकलेगा, एक NH3 निकलेगा और एक वाटर निकल के जो फॉर्मेशन होगा CH डबल बॉन्ड N, NH और C6H5, और इधर भी C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड N और NH और C6H5। इसको अपन बोलेंगे, अगर ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहा हूं तो ग्लूकोज ओसाजोन, और इसमें फिनाइल हाइड्राजीन के टोटल 3 इक्विवेलेंट इन्वॉल्व होंगे। अब जब मैं आपको फ्रुक्टोज दूंगा तो फ्रुक्टोज में आपको क्या अरेंजमेंट मिलेगा, CH2OH और C डबल बॉन्ड O, ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा। अब इसके अंदर भी जब अपन रिएक्शन कराएंगे, पहले फिनाइल हाइड्राजीन से NH2NH और C6H5 फिनाइल हाइड्राजीन से, तो यहां से ये वाटर रिलीज होगा, तो ये C डबल बॉन्ड N कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा, जिसको बोलेंगे फ्रुक्टोज हाइड्राजोन। और ये भी जब रीअरेंजमेंट होगा, रिएक्शन के बाद जब रीअरेंज होगा तो ये सेम कंपाउंड ही बनाएगा, और आगे जब इस पे 2 इक्विवेलेंट का फर्दर रिएक्शन होगा तो ये भी फ्रुक्टोज ओसाजोन बनाएगा, क्योंकि नीचे के जो कार्बन है उनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अपन बोलेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है वो सेम ओसाजोन बनाते हैं, सेम ओसाजोन बनाएंगे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म ओसाजोन डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में तो आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2OH, ये कार्बोनाइल और अल्फा पोजीशन पे OH है, तो ये ओसाजोन फॉर्म करेगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में अपन देखते हैं भाई, कार्बोनाइल के अल्फा पे नहीं है, OH बीटा पे है, तो कोई इस तरह की रिएक्शन नहीं बनेगी रीअरेंजमेंट के बाद। और नेक्स्ट में तो कार्बोनाइल ही नहीं है, ओनली 2 OH ग्रुप लगा रखे हैं, और नेक्स्ट में एक ईथर है, एक ये ROR ईथर है और एक कार्बोनाइल है। तो ओसाजोन जो बनाएगा यहाँ फर्स्ट कंपाउंड ओसाजोन फॉर्म करेगा। और ये हमने देखा ही है, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोसाजोन बनाएगा, फ्रुक्टोज जो है वो फ्रुक्टोसाजोन बनाएगा, लेकिन नीचे के कार्बन में कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सेम ओसाजोन फॉर्म करेंगे। कभी आपसे पूछ सकता है भाई फिनाइल हाइड्राजीन के कितने इक्विवेलेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ओसाजोन में, तो 3 इक्विवेलेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। 2 इक्विवेलेंट तो किस पे रिएक्शन करते हैं, कार्बोनाइल पे करते हैं। आपने यहाँ भी देखा कि रिएक्शन कार्बोनाइल पे हो रहा है, और यहाँ पे भी जब रिएक्शन है तो कार्बोनाइल पे, तो 2 मॉलिक्यूल तो कार्बोनाइल पे रिएक्शन करेंगे, और एक जो मॉलिक्यूल है वो C डबल बॉन्ड N कंटेनिंग कंपाउंड पे रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट देखिए, एक रिएक्शन बना है, ग्लूकोज है, HCN डालते हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, HCN डालेंगे तो साइनोहाइड्रेन बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, साइनाइड ग्रुप एसिड में चेंज होगा, और रेड P प्लस HI डालेंगे, जितने भी ऑक्सीजन हैं वो सारे के सारे उनका रिडक्शन करेंगे और एक एल्केन फॉर्म होगा।
ऐसा ही रिएक्शन आपको फ्रुक्टोज पे कराया और इनमें रिलेशन की बात कर रहा है। तो देखिए आपके पास जो कंपाउंड मैंने दिया हुआ है ये है CHO और इधर है CHOH और ये आपके पास है होल 4 और CH2OH। इसको अपन बोल देते हैं ग्लूकोज। और यहाँ पे जब अपन रिएक्शन कराते हैं HCN का तो यहाँ से ये बॉन्ड पोलर है, तो यहाँ से अपन बोलेंगे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस तरह का एक साइनोहाइड्रिन बनेगा और साइनाइड ग्रुप का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये साइनाइड ग्रुप एसिड में चेंज होगा OH और COOH और इधर आ जाएगा ये CHOH होल 4 और आपके पास CH2 और OH। ऐसा बन गया। और रेड P+HI डाला तो OH ग्रुप का भी रिडक्शन, एसिड का भी रिडक्शन। तो यहां से आप देखोगे 1 2 और 4 5 और 6, ये 1 2 और 4 ऐड किया तो 6 और 1, आपके पास जो एंड प्रोडक्ट बना वो नॉर्मल हेप्टेन बना। लास्ट में आपको नॉर्मल हेप्टेन मिल रहा। और अगर मैं फ्रुक्टोज लेता हूं तो उसमें ये CH2OH है और फिर आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद आएगा CHOH होल थ्राइस और लास्ट में आएगा CH2OH। और इस पे भी यही रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे देखिए ये CH2OH आएगा और इधर COH हो गया, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस हो गया, एसिड बन गया। और यहाँ पे ये CHOH होल थ्राइस और इधर आपके पास CH2OH। अब जब इस पे रेड P+HI डालेंगे तो यहां से देखिए ये एसिड ग्रुप का रिडक्शन होगा, एल्कोहल का रिडक्शन होगा। तो 1 2 और 3 5 और 1 6, तो यहाँ पे 2 पे ये मिथाइल आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 मिथाइल हेक्सेन बनेगा। जब मैं रिएक्शन ग्लूकोज से ये सीक्वेंस चालू कर रहा हूं तो नॉर्मल हेप्टेन बन रहा है। जब ये रिएक्शन अपन फ्रुक्टोज से सीक्वेंस बना रहे हैं तो ये आपके पास 2 मिथाइल हेक्सेन, एक में 7 का चेन है, एक में 6 का चेन है। कार्बन चेन में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगा? ये चेन आइसोमर्स होंगे। अब देखिए क्वेश्चन 7 जो है वो एमिनो एसिड से रिलेटेड है और एमिनो एसिड में आपसे बोल रहा है द पीके वैल्यू फॉर 3 आयनाइजेबल ग्रुप X, Y एंड Z ऑफ ग्लूटामिक एसिड आर 4.3, 9.7 एंड 2.2। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पीके वैल्यू देके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको निकालना है। तो पहले आपको ये क्लियर हो जाए भाई ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी एमिनो एसिड में, क्या उसके पीछे बेसिक फंडामेंटल है। अब देखिए मैंने आपको एक एमिनो एसिड दिया है ऐसा, थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को। बहुत बार अगर एमिनो एसिड में से कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसी पॉइंट पे ही आ जाता है। जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, ग्लाइसिन अपन इसको बोलते हैं। ये CH2 है और CH2NH2 और COOH। और इस ग्लाइसिन का मैं आपसे बोल रहा हूं एक pH 6 pH 2 पे क्या स्ट्रक्चर होगा। एक मैंने आपको यही ग्लाइसिन दिया और अपन इसका स्ट्रक्चर pH 6 पे बात करते हैं और एक ग्लाइसिन है हायर pH पे बात करते हैं। ये pH में आपको 10 दे देता हूं, 10 pH पे अपन बात करते हैं, 9 भी दे सकता हूं, 10 भी दे सकता हूं। अब देखिए pH 2 का मतलब आपके पास कैसा मीडियम है? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम है तो ये जो NH2 ग्रुप है ये प्रोटोनोलाइज हो जाएगा। जो H+ है वो NH2 ग्रुप पे जाएगा तो ये प्रोटोनोलाइज होगा, तो ये ऐसा बनाएगा CH2 NH3+ और ये COOH। और ये कैसी फॉर्म डोमिनेट करेगी? उस समय कैटाइनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी। और अगर इस पे ओवरऑल चार्ज की बात करें तो +1 चार्ज है इस पे ओवरऑल। तो देखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्रिएट कर देता हूं pH 0, pH 1, pH 2, तो देखिए जितने भी उसमें NH2 ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है या 2 है या 3 है, वो सारे के सारे प्रोटोनोलाइज होंगे। तो चार्ज जो आ सकता है वो +1 भी आ सकता है। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें 2 NH2 ग्रुप है तो +2 भी आ सकता है। कोई कंपाउंड मैंने आपको एमिनो एसिड बना के दिया उसमें 3 NH2 ग्रुप है तो +3 चार्ज भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में
जितने भी NH2 ग्रुप होंगे वो सारे के सारे आपको प्रोटोनोलाइज करने हैं। अब मैंने कहा भाई पीएच आपका 6 कर दिया, पीएच मैंने इंक्रीज किया तो ये कंपाउंड डिसोसिएट होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। तो अगर ये डिसोसिएट होता है तो आपने कहा भाई डिसोसिएट होगा तो प्रोटॉन निकालेगा। तो प्रोटॉन कौन निकालेगा? NH3 प्लस निकालेगा या एसिड निकालेगा? एसिड COOH कंटेनिंग कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन निकालेंगे तो अपन एसिड से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इसको मैं PK1 बोलता हूँ और ये CH2, ये NH3 प्लस और COO नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपन बोलेंगे ओवरऑल जो चार्ज है वो आपने का 0 है। और इसी फॉर्म को अपन कौन सी फॉर्म बोलते हैं? ज्विटर आयनिक फॉर्म। ये ज्विटर आयनिक फॉर्म pH 6 पे। अब आपने कहा साहब अब यहाँ पे pH और बढ़ा दिया इसका, अब ये और डिसोसिएट होगा, फिर H प्लस रिलीज करेगा। अब ये H प्लस रिलीज करेगा तो NH3 प्लस से करेगा। तो यहाँ पे आपने कहा ये जो स्ट्रक्चर होगा ये NH2 हो जाएगा और COO नेगेटिव एनाइनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। अब देखिए आपको कहीं ऐसा है आप बोलोगे सर pH 10 9 पे, आप 9 पे क्या होगा, 10.5 पे क्या होगा, 11 पे क्या होगा? तो अपन बोलेंगे ये जो एनाइनिक फॉर्म है इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसका यील्ड बढ़ जाएगा। सपोज pH 10 पे ये 85% है, मैंने 10.5 दे दिया, हो सकता है 88% हो जाए। मैंने pH 11 दे दिया, 90% फॉर्म हो जाए एनाइनिक का, तो उसका यील्ड जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। तो pH 2 पे कैटाइनिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा है, pH 6 पे ज्विटर आयनिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा है, और pH 10 पे आप देख रहे हैं ग्लाइसिन, ये जो कंपाउंड मैंने आपको दिया ये है ग्लाइसिन, इसकी एनाइनिक फॉर्म डोमिनेट कर रही है। और यहाँ ओवरऑल चार्ज की बात करेंगे तो ये -1 और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट PK2। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है PI जो होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो PK1 प्लस PK2 और डिवाइडेड बाई 2। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सब कौन से डिसोसिएशन कांस्टेंट लेने हैं? तो आपको वो डिसोसिएशन कांस्टेंट लेने हैं जिसमें +1 से 0 हो और फिर -1 पे जाए। अब जैसे मैंने आपको कोई कंपाउंड ऐसे दिया कि उसमें स्टार्टिंग में +2 चार्ज है, तो जो पहला डिसोसिएशन होगा तो +2 से +1 आएगा, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, कौन से डिसोसिएशन कांस्टेंट का एल्जेब्रिक सम लेना है हमें? कौन से डिसोसिएशन कांस्टेंट? जब +1 से 0 और 0 से क्या हो, -1। तो यही आपको इंपॉर्टेंट बात है जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में ध्यान रखना है। कुछ और भी देखिए एग्जांपल्स की बात अपन करते हैं इसमें। मैंने आपको कोई एमिनो एसिड दिया, एक एमिनो एसिड आपको मैं दे रहा हूं ऐसा, ये आपके पास है NH2 और ये मैंने COOH, या मैं यहाँ पे दे देता हूं NH3 प्लस। ये आपके पास है NH3 प्लस। एक एमिनो एसिड मैंने आपको ऐसा दिया, ये आपके पास है NH3 प्लस और ये COOH और एक आपके पास NH3 प्लस। और एक एमिनो एसिड मैंने आपको ऐसा दिया हुआ है, ये COOH है, ये NH3 प्लस और ये COOH, और इनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात कर रहा है। इसका जो पीके आपको दे रखा है वो ए दे रखा है, और इसका जो पीके ए दे रखा है वो बी दे रखा है। यहाँ पे आपको इसका पीके ए दिया हुआ है, इसका पीके आपको बी दे रखा है, और इसका पीके ए आपको सी दिया हुआ है। इसका यहाँ पे पीके ए दिया हुआ है, ये आपको पीके ए बी दे रखा है, और ये पीके ए आपको सी दे रखा है, और इनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए जब भी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लेंगे तो कौन से डिसोसिएशन कांस्टेंट का एवरेज करना है आपको? कौन से डिसोसिएशन कांस्टेंट? जब चार्ज
+1 से 0 और 0 से -1 जाए। अब आप देखिए फर्स्ट में स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, +1। जब ये प्रोटोनोलाइज होगा H+ निकालेगा, तो आपने कहा S+ कहाँ से निकालेगा, एसिड से निकालेगा, तो O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो जाएगा। और फिर जब अगेन NH3+ से रिप्लेस करेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं आपको, इनका ही एवरेज आपको लेना है। तो यहाँ पे जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो A+B/2, जो भी वैल्यू आपको देगा। अगर मैंने आपको नेक्स्ट में देखता हूं, तो आपको अभी दिख रहा है भाई स्टार्टिंग में कैसा चार्ज है, +2 चार्ज है। स्टार्टिंग में चार्ज आपको +2 दिख रहा है, NH3+ और NH3+। तो अब जब पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, जिससे +2 से +1 पे आओगे, जिसको अपन PK1 बोलेंगे, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में हमारे किसी काम का नहीं है। और पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट जो सबसे स्ट्रांग होगा, तो NH3+ और COOH में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का यहाँ पे COOH है। तो COOH का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, pKa का वैल्यू आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में किसी काम का नहीं है। अब तो +1 से +2 पे आएंगे। अब जब +2 से +1 पे आएंगे, अब जब +1 से 0 पे जाएंगे नेक्स्ट डिसोसिएशन में, तो NH3+ है वो प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो मोर एसिडिक कौन सा है, जिसको मैं ये फर्स्ट नंबर दे रहा हूं, ये मोर एसिडिक है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से COOH का -I पावर भी काम करेगा। तो पहले प्रोटॉन निकालेगा NH3+, जिसको 1 नंबर दे रखा है, और फिर NH3+, जिसको मैंने 2 नंबर दिया हुआ है। तो अपन क्या बोलेंगे, A+C। इसका पीके मैंने अगर आपको C दे रखा है, तो यहाँ पे जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो A+C/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओवरऑल चार्ज जो है वो आपके पास +1 है। तो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, यही दोनों आपके काम के हैं। तो सबसे पहले जब ये डिसोसिएट होगा, तो ये वाला जो एसिड है, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, क्योंकि NH3+ का -I लग रहा है। तो एक तो ये काम में आएगा। जब मैं +1 से 0 पे आऊंगा और 0 से जब मैं -1 की तरफ जा रहा हूँ, तो सेकंड फिर ये COOH जो है वो ये प्रोटॉन निकालेगा। तो A और C यहाँ पे इसका एवरेज लेंगे, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो आपके पास बनेगा यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो यहाँ पे हो जाएगा PI जो वैल्यू होगा A+C/2। तो जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, तो किसका एवरेज लेना है, +1 से 0 और 0 से -1, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ही आपके काम के होंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारे पास था, तो इसमें देखिए आपको COOH का COOH X, Y और Z, तो X की वैल्यू तो यहाँ पे आपको दे रखा है 4.3, और Y का वैल्यू दे रखा है 9.7, और ये आपके पास है 2.2। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट कहाँ से निकालेंगे, जेड से रिलीज होगा, क्योंकि अभी इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, +1। +1 से अपन जाएंगे 0 पे और 0 से जाएंगे -1, तो पहला प्रोटॉन तो निकलेगा COOH, मतलब जेड, और एक आपका किससे निकलेगा, X से, तो X+Z/2। तो यहाँ पे जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपके पास आएगा, तो अपन बोलेंगे 4.3 + 2.2 और /2, तो ये हो गया 6.5/2। तो आंसर आपके पास जो आ जाएगा वो 3.25 आ जाएगा। तो इसके पीछे बेसिक फंडामेंटल क्या है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ LA9। LA9 आपके पास एक एमिनो एसिड होता है ऐसा, CH3CH, और ये NH2 और COOH। इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार यूज में आ जाता है LA9। इसका pH जो है वो आपके पास है 6, एट विच pH मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ज्यूटाराइन ऑफ LA9 विल बी प्रेजेंट। तो आपने कहा जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के इक्वल ही अगर अपन pH रखेंगे, तो वो
ज्यूटेराइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जब पीएच इक्वल टू आपके पास पीआई होता है तो कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है? ज्यूटेराइनिक, ज्यूटेराइनिक फॉर्म। तो पीएच 6 पे ये बात, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको 6 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का भी पीएच अगर अपन 6 रखते हैं तो वो मैक्सिमम ज्यूटेराइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट भी देखिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे ही क्वेश्चन है। फाइंड द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ गिवन एमिनो एसिड। एक एसिड है पीके, आपको दे रखा है 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ है COOH। एक यहाँ पे एसिड है, इसका पीके दे रखा है 2, और एक NH3 प्लस है जिसका पीके आपको 9 दे रखा है। अभी आप इसमें ओवरऑल चार्ज देखिए भाई, कितना आ रहा है? +1। आप +1 से आपको 0 जाना है, 0 बनेगा। आप भाई किसका, कौन सा एसिड जो है वो प्रोटॉन रिलीज करेगा? जो मोर एसिडिक होगा। तो COOH और NH3 प्लस में से तो हम COOH ही लेंगे। अब COOH कौन सा? NH3 प्लस का -I पावर लग रहा है, तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका आएगा। तो अगर वैल्यू निकालना है 0 में, तो सबसे पहले जो होगा वो आपके पास 2, और फिर ये 2 से 0 से जाएगा -1 पे। तो जब -1 बनेगा तो ये जो, जिसको मैं यहाँ 2 नंबर दे रहा हूँ, ये यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो आएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास 3 आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज लोएस्ट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो देखिए 3 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। एक तो आपके पास है न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड। एक होता है एसिडिक एमिनो एसिड, एक होता है बेसिक एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड का मतलब उसमें एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। जितने एसिडिक ग्रुप है उतने ही बेसिक ग्रुप है, तो आपके पास होगा न्यूट्रल एमिनो एसिड। जैसे ग्लाइसिन है, एलेनाइन है, ल्यूसाइन है, आइसोल्यूसाइन है, वेलाइन है। इसमें एक एसिडिक ग्रुप है COOH और एक ही बेसिक ग्रुप है NH2 ग्रुप। तो ये सब न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं, और इनका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो आपके पास 6 to 7 के बीच में, या 5.5 to 6.5 के बीच में होता है, जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है। अब एक होता है एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड जिसमें एसिड ग्रुप ज्यादा होंगे, एसिड ग्रुप ज्यादा होंगे, वो एसिडिक एमिनो एसिड। इनका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 5 से कम मिलेगा आपको। और जो बेसिक एमिनो एसिड है जिसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा होते हैं, उनका आपको जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 8 से ज्यादा मिलेगा। तो ग्लाइसिन कैसा होता है? ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2 NH2 और COOH। इसमें एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है, तो ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है। इसको अपन बोल देते हैं ये न्यूट्रल एमिनो एसिड। अगर मैं सेकेंड, ये ग्लाइसिन हो गया, और सेकेंड अगर मैं एलेनाइन बनाता हूं, एलेनाइन, इसमें भी एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी आपके पास होगा न्यूट्रल एमिनो एसिड। इनका भी न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गया। एस्पार्टिक एसिड, इसमें एक एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा। जो एसिडिक ग्रुप है इसमें 2 होंगे, और एस्पार्टिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है COOH और CH2, CHNH2 और COOH। इसमें 2 एसिडिक ग्रुप हैं, एसिडिक ग्रुप 2 हैं, बेसिक ग्रुप 1 है। तो ये एसिडिक एमिनो एसिड है। ये हमारे पास एसिडिक एमिनो एसिड होगा, और इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कम होगा न्यूट्रल से। और जो लाइसिन आपको दे रखा है वो यहाँ पे बेसिक एमिनो एसिड है। इसका जो स्ट्रक्चर आपके पास है वो NH2 आएगा, CH2 होल 4, और फिर CHNH2 और COOH। तो इसमें बेसिक ग्रुप तो आपके पास 2 हैं और एसिडिक ग्रुप 1 है। तो ये आपके पास कैसा होता है? बेसिक एमिनो एसिड। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा एसिडिक एमिनो एसिड है, न्यूट्रल एमिनो एसिड है, बेसिक एमिनो एसिड है। तो अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक एमिनो एसिड, बराबर है तो न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब आपको कि भाई कौन से ग्रुप देखने हैं, कौन से ग्रुप देखने हैं? जैसे कोई एमिनो एसिड ऐसा मैंने बना के दिया, उसमें ये CH2OH ग्रुप है, और ये आपके पास है CH2CH, NH2 और COOH। अब आपने कहा भाई एक इसमें NH2 है, ये बेसिक है,
एक COOH है, एक OH ग्रुप भी है। तो हमें कौन से ग्रुप देखने हैं? ऐसे एसिडिक ग्रुप जिनका एसिडिक नेचर COOH के बराबर हो या इससे ज्यादा हो, वो एसिडिक ग्रुप अपन देखेंगे। ऐसे ही बेसिक में ऐसे NH2 ग्रुप या ऐसे बेसिक ग्रुप जिनका बेसिक नेचर NH2 के बराबर है या उससे ज्यादा, उनको बेसिक में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ एसिडिक में मैं OH ग्रुप कंसीडर नहीं करूंगा। इसका जो एसिडिक नेचर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो बहुत कम, अल्कोहल तो न्यूट्रल होते हैं, तो इसमें एक एसिडिक है एक बेसिक है, तो ये जो होगा ये आपके पास न्यूट्रल एमिनो एसिड होगा। तो यहाँ आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड लोवेस्ट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो सबसे कम एसिडिक एमिनो एसिड, फिर बीच में कौन होगा? न्यूट्रल एमिनो एसिड, और फिर ज्यादा सबसे किनका होगा? बेसिक एमिनो एसिड। तो यहाँ आंसर आपके पास सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं डी मैनोज। मैनोज जो होता है वो ग्लूकोज का C2 इपीमर होता है। ग्लूकोज लेंगे और C2 इपीमर सेकेंड नंबर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे तो मैनोज बन जाएगा। डी ग्लूकोज लें और सेकेंड नंबर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे तो मैनोज बन जाता है। और डी ग्लूकोज को भी एल्केनाइल मीडियम में डाला है तो कह रहा है भाई ये क्या बनेगा। तो आप देखिए डी, ये रिएक्शन आप देखिए कि अगर मैंने आपको डी ग्लूकोज दिया और इसको मैं एल्कलाइन मीडियम में डाल देता हूँ, डी ग्लूकोज को एल्कलाइन मीडियम में डालता हूँ तो ये चेंज हो जाता है डी मैनोज और प्लस डी फ्रुक्टोज में। और अगर मैंने डी फ्रुक्टोज को भी एल्कलाइन मीडियम में डाल दिया तो ये चेंज हो जाएगा डी ग्लूकोज प्लस डी मैनोज। ये देखिए जब अपन इस तरह की बात करते हैं कि साहब ग्लूकोज जो होता है वो टॉलन टेस्ट देता है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में हेमी एसिटल ग्रुप है। फ्रुक्टोज की जब बात करते हैं फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, लेकिन टॉलन रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, इन सब में एल्कलाइन मीडियम होता है। तो जब डी फ्रुक्टोज को मैं एल्कलाइन मीडियम में डालता हूं तो वो डी ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है, डी ग्लूकोज प्लस डी मैनोज के अंदर चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन को कैसे समझेंगे? देखिए देखिए जैसे मैंने आपको कोई कंपाउंड ऐसा दिया, इस टाइप का मैंने कोई कंपाउंड आपको दिया CH2OH और C डबल बॉन्ड हो, ऐसा ही आपको फ्रुक्टोज के अंदर मिलेगा। ऊपर टॉप पे CH2OH आता है, फिर C डबल बॉन्ड हो और फिर नीचे जो भी चैन होती है। अब इसको जब मैं एल्कलाइन मीडियम में डालता हूं तो यहां से आपके पास CH नेगेटिव, ये OH और C डबल बॉन्ड हो, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होता है, यहां से इधर जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो ये ऐसा बनेगा आपके पास CHOH डबल बॉन्ड C O पे नेगेटिव। और इस पे जब अपन वाटर का रिएक्शन कराएंगे, वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो ये इसको H प्लस देगा तो OH नेगेटिव वापस बन गया, ये CHOH डबल बॉन्ड C और ये OH। और इसको इन लो और इसको मैं ऑल लेता हूं, यहां से ये इन लिया हमने, ये इन और ये आपने का ऑल लिया, और इसमें अगर अपन रीअरेंजमेंट करेंगे इन और ऑल में, यहाँ पे इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, ये C डबल बॉन्ड C है आपके पास और ये यहाँ से OH है, तो यहाँ से H इधर आया, CH2OH बन गया, C डबल बॉन्ड हो गया। और यही चीज अगर मैंने रिवर्स किया, ये C डबल बॉन्ड O लिया यहाँ पे और इस OH को लिया, तो यहाँ से ये H तो मैं यहाँ लाऊंगा और डबल बॉन्ड इधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ से मैं H तो इधर ले आया और ये डबल बॉन्ड इधर ले आया, तो ये देखिए ऐसा बन गया H C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CHOH। आपने देखा इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, ये जो यहाँ पे अल्कोहल था ये तो एल्डिहाइड में चेंज हो गया और ये कीटोन था इसका अल्कोहल बन गया। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड को जब अपन एल्कलाइन मीडियम में डालेंगे वो अपनी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, और वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो जब मैं फ्रुक्टोज को डालूंगा तो वो डी ग्लूकोज प्लस डी मैनोज में चेंज होगा। आपने कहा भाई मैनोज कैसे आ जाएगा? अब यहाँ देखना कि ये जो C डबल बॉन्ड C जो है ये ज्योमेट्रिकल का सेंटर है
और ये जब ज्योमेट्रिकल का सेंटर है तो दोनों OH ग्रुप सेम साइड में भी आ सकते हैं और अपोजिट साइड में भी आते हैं। तो जब ये ट्रांसफॉर्म बनेगी इसके अंदर तो उसमें सेकंड नंबर के कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। तो आपको याद रखना है ये बात कि जब मैं ग्लूकोज को एल्कलाइन मीडियम में डालता हूँ तो डी मैनोज प्लस डी फ्रुक्टोज बनता है, और डी फ्रुक्टोज को डालते हैं तो डी ग्लूकोज प्लस डी मैनोज बनता है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो डी फ्रुक्टोज आ जाएगा। ए कंपाउंड आपको जो बनाना है वो डी फ्रुक्टोज। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अपन कह रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? एक हेमी एसिटल कार्बन होता है आपके पास, इस तरह का कार्बन होता है OH और OR। इस तरह के कार्बन को अपन बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल अगर स्टार्टिंग कंपाउंड में H है, अगर यहाँ पे मैं R और H लिखता हूं तो हेमी एसिटल, और दोनों अगर मैंने R और R लिया तो अपन इसको हेमी कीटल भी बोल सकते हैं। और अब इस पे अगर अपन रिएक्शन कराते हैं किसी अल्कोहल से, ये कोई मैं अल्कोहल लेता हूं और इसका रिएक्शन कराता हूं, तो यहां से आपके पास ये वाटर रिलीज होता है और ये डैश लगा देते हैं, और ये वाटर जब रिलीज होगा तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिलेगा OR डैश और ये आपके पास OR। इसको अपन बोलते हैं, ये जो मैंने बॉन्ड बनाया इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक। ये आपके पास ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज है। तो हेमी एसिटल का तो यहाँ क्या इन्वॉल्व हुआ? OH। और अल्कोहल का क्या इन्वॉल्व हुआ? H। तो अपन बोलेंगे क्या फॉर्म हुआ? इस कार्बन पे दो OR आ गए तो ये एसिटल बन गया। एसिटल बन गया। एसिटल में जब बोलूंगा जब एल्डिहाइड स्टार्टिंग कंपाउंड है, अगर कीटोन है तो फिर ये कीटल हो जाएगा। तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या हो सकता है? एसिटल। एसिटल लिंकेज अपन इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में सिंपल सा ही क्वेश्चन है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस इज मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, रेसेमिक मिक्सचर। तो देखिए जो सुक्रोज है इसका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो आपके पास ग्लूकोज बनेगा प्लस फ्रुक्टोज बनेगा। सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 65 डिग्री होता है, और ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन ये 52.5 डिग्री, और फ्रुक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये -90 डिग्री होता है। तो पॉजिटिव से स्टार्टिंग में आपने कहा +65 है, और जब मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर नेगेटिव के अंदर आएगा, तो डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सबको आइडिया होगा, सेलुलोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो सेलुलोज का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। जब बीटा डी ग्लूकोज का अपन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो फिर आपके पास बनता है सेलुलोज। तो आंसर इसमें आपके पास सी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे कह रहा है ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद CH3OH in the presence of dry HCl, yes, gives alpha and beta methyl glycoside because it contain aldehyde group, a CH2OH group, एक रिंग स्ट्रक्चर, और एक आपसे कह रहा है 5OH ग्रुप। अगर मैंने कोई ग्लूकोज का अरेंजमेंट दिया आपको और उस पर मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H+ डाल रहा हूं तो वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक अल्फा और एक बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड आपको मिल रहा है। तो ये किस वजह से होगा? क्योंकि हम रिंग स्ट्रक्चर जब लेंगे ग्लूकोज का, जब अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं, ऐसा अगर हमारे पास कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहां मैंने H दिया और यहां सपोज OH दिया, और ये OH है, इधर OH, इधर OH, और ये आपके पास होता है CH2OH। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है।
अल्फा डी ग्लूकोज। पायरेन रिंग होती है तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनॉस भी बोल देते हैं, क्योंकि पायरेन रिंग इसके अंदर हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। और अगर ये OH में ऊपर लगाता हूं, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई अरेंजमेंट होता है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये OH और ये H। OH अपवर्ड है तो बीटा और OH डाउनवर्ड है तो अल्फा, और ये OH अपवर्ड है तो दूसरा वाला OH ये डाउनवर्ड होगा, फिर नेक्स्ट वाला OH अपवर्ड होगा, फिर नेक्स्ट वाला OH डाउनवर्ड होगा, फिर नेक्स्ट वाला अपवर्ड होगा। इसको अपन बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरोनॉस। तो ऐसा स्ट्रक्चर पे भी देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज है, कौन सा बीटा डी ग्लूकोज है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अपन बोलते हैं इसमें ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये हेमी एसिटल वाला कार्बन है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं आपस में, एनोमर होते हैं, एनोमर। पहला आंसर हमारा एनोमर राइट होगा। अब ये इपीमर है, बिल्कुल है, ये इपीमर भी है, क्योंकि एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, लेकिन वो कार्बन हेमी एसिटल वाला है तो आपको एनोमर बोलना है। क्या ये मिरर इमेज है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी 2 3 4 पर बाकी सभी जगह अपन बोल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने का सेम है, तो ये पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स भी होंगे। कोई बोलेगा क्या आइसोमर्स हैं, बिल्कुल है, सब आइसोमर्स भी है ये। तो अब देखिए जो इस क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है वो आपके पास है कि अगर मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिया और इस पे मैंने H+ का रिएक्शन किया, H+ इस ऑक्सीजन पे जाएगा, हेमी एसिटल वाले OH पे ही जाएगा, दूसरे भी बहुत सारे OH है उन पे नहीं जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर हेमी एसिटल वाला OH प्रोटोनोलाइज होगा तो यहाँ OH2+ बनेगा और वाटर यहाँ से निकल के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा ड्यू टू बैक डोनेशन। अब अपन जब इसमें मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे, मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे, तो आपने कहा ये जो कार्बन है ये sp2 है, sp2 का शेप प्लेनर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा। एक बार OCH3 अपवर्ड आएगा, एक बार OCH3 डाउनवर्ड आएगा, तो अल्फा डी और बीटा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड दोनों बनेंगे, और दोनों बनेंगे तो ये तभी पॉसिबल है जब स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, रिंग स्ट्रक्चर की वो बात कर रहा होगा। तो यहाँ पे अपन जो आंसर लगा देंगे वो रिंग स्ट्रक्चर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म द सेम ओसाजोन, सेम ओसाजोन। यहाँ पे जो बात अपन कर रहे हैं वो सेम ओसाजोन। तो अभी मैंने आपको ओसाजोन कैसे बनता है ये सब बताया ही है, और वहां मैंने बोला भी हुआ है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सेम ओसाजोन बनाएंगे, क्योंकि ऊपर के दो कार्बन जो हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, वहीं पे ही ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा, नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। तो चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रुक्टोज हो, नीचे के अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सेम ओसाजोन बनाएंगे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गैलेक्टोज जो होता है वो C4 इपीमर होता है, ग्लूकोज का जो चौथा नंबर वाला स्टीरियो सेंटर है उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, तो फिर नीचे अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया तो डिफरेंट ओसाजोन बनेगा। ऐसे ही ग्लूकोज और एनामिनोज की बात है, और ऐसे ही लैक्टोज और माल्टोज की बात है। तो आंसर यहाँ पे सेम ओसाजोन के लिए आ जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोसिस, एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल और हेमी कीटल, हेमी कीटल स्ट्रक्चर आपको बनाना है अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस। तो देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, और इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अल्फा का मतलब यहाँ पे OH जो है वो बिलो द प्लेन और ये H, और फिर आपके पास ये OH ये अपवर्ड होगा, नेक्स्ट वाला डाउनवर्ड होगा और फिर अपवर्ड होगा CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर होगा आपके पास ये अल्फा डी ग्लूकोज, और जो ये रिंग होता है इसको पायरेन रिंग बोलते हैं, तो उसके बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है आप अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस। और यहाँ पे ये कैसा अरेंजमेंट है, एक कार्बन है और इस पे एक OH है और OR है,
एक कार्बन पे एक OH और एक OR होगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेमी एसीटल। ये हेमी एसीटल, हेमी कीटल भी हो सकता है लेकिन इसमें H है, और यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, तो इसका जो नेम होगा वो आपके पास हेमी एसीटल। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में इन फ्रुक्टोज द पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आपको एक तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फ्रुक्टोज का। तो यहाँ पे अरेंजमेंट होता है CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, इसके बाद होगा CHOH, फिर CHOH, फिर यहाँ पे CHOH, और ये लास्ट में CH2OH। ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल आपके पास अनसिमेट्रिकल है। ये जो मॉलिक्यूल है अनसिमेट्रिकल, नंबर ऑफ OI का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होगा 2 raised to power n। n होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ये आपके पास 1, 2 और 3, n बराबर आपके पास 3 है, तो 2 raised to power 3 आपके पास यहाँ 8 जो होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो आंसर इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये इंडिकेट हो जाए कि अल्कोहल के अंदर ग्लूकोज के अंदर 5OH ग्रुप है। तो देखिए जब अपन ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, तो OH ग्रुप का जब रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से होता है तो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो इस रिएक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको ये OH ग्रुप दिया, ये OH ग्रुप है और इसका रिएक्शन अपन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और अल्कोहल एक यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफिल एक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ डेल नेगेटिव यहाँ डेल पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव करेगा। और जब ये ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा, तो यहाँ से H+ और यहाँ से एसीटेट आयन, तो ये आपके पास एसिटिक एसिड रिलीज होके जो ग्रुप क्रिएट होगा वो CH3COO, और इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ग्रुप, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होगा और एसीटेट ग्रुप क्रिएट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। तो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 इक्विवेलेंट अपन रिएक्शन कराएंगे तो 5 एसीटेट ग्रुप उसमें क्रिएट होंगे। तो 5 एसीटेट ग्रुप अगर उसमें क्रिएट हो रहे हैं तो ये इंडिकेट हो जाएगा कि कितने OH ग्रुप हैं उसके अंदर, कितने OH ग्रुप हैं 5। अगर वो टेट्रा एसीटेट बनाएगा तो 4 OH ग्रुप हैं, अगर वो ट्राई एसीटेट बनाएगा तो 2 OH ग्रुप हैं। तो आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। बाकी सेकंड ऑप्शन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, जब अपन एल्डिहाइड और कीटोन का HCN से रिएक्शन कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। तो जब ग्लूकोज पे एल्डिहाइड ग्रुप है और HCN डालेंगे तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। इससे नंबर ऑफ OH ग्रुप का कोई डिटर्मिनेशन नहीं होगा। फिर एक ऑप्शन सी में कह रहा है रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, इससे भी OH ग्रुप का कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। फेलिंग सॉल्यूशन होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में चेंज हो जाएगा। रिएक्शन विथ टॉलन रिएजन, इससे भी रिड्यूसिंग शुगर का पता लगता है। नंबर ऑफ OH ग्रुप का इससे कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो आंसर आपके पास ए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज आपको दिया हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं ये साइक्लिक अरेंजमेंट आपके पास होंगे ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो 2,4-DNP टेस्ट, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो 2,4-DNP टेस्ट देंगे। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनता है। लेकिन ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, क्योंकि ग्लूकोज का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है। तो उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप का जो परसेंटेज है वो ओनली 0.02% ही होता है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे DNP के लिए नेगेटिव टेस्ट होगा। हाइड्रोक्सिलामीन से ग्लूकोज ऑक्साइम फॉर्म करता है,
ये वाला जो टेस्ट है ये आपके पास पॉजिटिव टेस्ट होगा। टॉलन टेस्ट बिल्कुल देगा साहब, ग्लूकोज है तो टॉलन टेस्ट देगा। और अगर यहाँ साइक्लिक अरेंजमेंट है तो उसमें हेमी एसिटल ग्रुप है, और हेमी एसिटल ग्रुप जो होगा एल्कलाइन मीडियम में एल्डिहाइड फॉर्म करेगा और एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव टेस्ट आएगा। और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ NaHCO3 के साथ भी ग्लूकोज का जो है वो नेगेटिव टेस्ट आता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो T24DNP टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 से, या एक शिफ्ट टेस्ट है वो भी ग्लूकोज नहीं देता। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास बी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट होगा। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात है, तो जैसे इसमें मैंने आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिया, इस तरह का कोई अरेंजमेंट है RC और ये H और ये OH और इधर OR, इस तरह के अरेंजमेंट को मैं बोलूंगा हेमी एसिटल। ये जो है वो आपके पास है हेमी एसिटल। और अगर मैंने इसको एल्कलाइन मीडियम में डाल दिया, टॉलन रिएजेंट हो या फेलिंग सॉल्यूशन हो या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, मतलब मीडियम हमारे पास कैसा है, एल्कलाइन मीडियम है। टॉलन रिएजेंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में NaOH है। तो ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा। तो यहाँ से ये वाटर रिलीज होके ऐसा अरेंजमेंट बनेगा RCH और ये O नेगेटिव और इधर क्या हो जाएगा OR। यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, OR नेगेटिव यहाँ से रिलीज होके ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो होंगे वो अपन बोलेंगे टॉलन टेस्ट देंगे। तो अगर आपके पास हेमी एसिटल है तो हेमी एसिटल जो होगा वो टॉलन टेस्ट देगा। इसी तरह से अगर मैं हेमी कीटल बनाता हूं तो हेमी कीटल आपके पास ऐसा होता है, ये OH है और ये OR है और इधर मैंने R लगा दिया। इस तरह के अरेंजमेंट को अपन बोलेंगे हेमी कीटल। और यहाँ पे इसको अगर अपन एल्कलाइन मीडियम में डालते हैं तो बेस प्रोटॉन लेगा, यहाँ से वाटर रिलीज होगा, तो यहाँ पे आपके पास RC R, ये O नेगेटिव और ये आपके पास OR आ जाए। और अब यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये यहाँ से लीव करेगा, तो यहाँ से OR नेगेटिव रिलीज होके RCOR, और कीटोन जो है वो टॉलन टेस्ट नहीं देगा। ये जो कीटोन आपके पास बना ये अपन बोलेंगे टॉलन टेस्ट नहीं देगा। RC डबल बॉन्ड O और ये R, ये कीटोन टॉलन टेस्ट नहीं देगा। अब अगर मैं हेमी कीटल में क्या कर देता हूं, आप देखिए ये आपके पास R है, ये C है, और इस R की जगह मैंने लगा दिया CH2OH, और ये OH और ये OR है। अब इसको अगर अपन एल्कलाइन मीडियम में डालते हैं तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और CH2H। और हमने कुछ क्वेश्चन में पहले देखा था, अगर ये वापस एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ये बनाएगा RCHOH और ये आपके पास एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड आते ही अपन बोल देंगे ये टॉलन टेस्ट देगा। तो इस ग्रुप को भी अपन क्या बोलते हैं, हेमी कीटल। ये भी आपके पास हेमी कीटल। तो हेमी एसिटल जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, हेमी कीटल जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, या फिर अपन माल्टोज ले लें, लैक्टोज ले लें, ये सब की सब रिड्यूसिंग शुगर है। इनमें जो ग्रुप प्रेजेंट है वो हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए सुक्रोज है, सुक्रोज जो बनेगा डाइसैकेराइड जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, और 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, तो उसमें दोनों हेमी एसिटल ग्रुप जो है वो जब वाटर रिलीज करेंगे तो एसिटल का फॉर्मेशन होगा। और एसिटल है या आपके पास कीटल मैंने दिया वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा वो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये याद रखना, ग्लूकोज है वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा, शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको कंपाउंड दिया हुआ है और सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पे देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्राइड में हमारे पास रिएजेंट है H नेगेटिव, और H नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस नेगेटिव को पकड़ने वाला इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ओनली 1 प्रोटॉन है।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और कार्बोनाइल कैसा रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ से बॉन्ड पोलर, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये फ्रंट से भी अटैक करेगा, ये बैक से भी अटैक करेगा। और फिर इसका प्रोटोनेशन करने के लिए मीथेनॉल डालेंगे, तो एक बार OH इसमें राइट में आएगा, एक बार OH इसमें लेफ्ट में आएगा, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा। तो जब आप इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करेंगे, तो मैं जो अरेंजमेंट यहाँ पे बना रहा हूँ, एक आपके पास ए ऐसा बना सकते हैं CH2OH, और यहाँ पे हो गया COH और ये H, और ये यहाँ पे एज इट इज है, कोई चेंज आपको करना नहीं है। CHOH होल थराइज, और ये आपके पास CH2OH। और जो सेकंड स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे, इसमें CH2OH और ये COH लेफ्ट में लगा देते हैं, और ये CHOH होल थराइज और CH2OH। एक बार OH राइट में आएगा, एक बार OH लेफ्ट में आएगा, बाकी जो कार्बन है उनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर ऑप्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डाइस्टीरियोमर्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मिरर इमेज नहीं होंगे, तो डाइस्टीरियोमर्स होंगे। कह रहा है C2 इपीमर, यहां से नंबर करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं C2 इपीमर। ये आपके पास C2 इपीमर, यहाँ पे अगर अपन नंबर करते हैं इसको, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे C2 इपीमर, ये CHOH होल थराइज है, CHOH होल थराइज है। तो यहाँ पे आपके पास इधर नंबर आ जाएगा 3, नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे 3, ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, और लास्ट जो CH2OH है उसको नंबर अपन क्या देंगे? 6 नंबर देंगे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, तो ये इपीमर होंगे, तो इसको अपन बोलेंगे C2 इपीमर। तो ये भी आपके पास करेक्ट है। ऑप्टिकली एक्टिव हेक्सा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, बिल्कुल करेक्ट है। कंपाउंड में कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके वो लगाना है, वो डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा एमिनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? तो देखिए एलेनाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये CH3 CH NH2 और COOH। तो एलेनाइन जो होता है इसमें कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है 20 एमिनो एसिड के अंदर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है। ये ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होगा CH2NH2 और COOH, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर फिनाइल एलेनाइन में हाइड्रोजन रिप्लेस करके फिनाइल लगाओगे, तो ऐसा अरेंजमेंट जो बनेगा CH2 CH NH2 और COOH, ये फिनाइल एलेनाइन हो गया। इसमें कायरल सेंटर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिस्टीन के अंदर जो R ग्रुप होता है वो CH2SH होता है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे CH2SH, फिर आपके पास CH NH2 और COOH, इसमें भी ये कायरल सेंटर है। तो ग्लाइसिन जो होगा वो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में, द नेम ऑफ डाईपेप्टाइड, एक चेन दिया हुआ है, 2 एमिनो एसिड हैं, उसमें से वाटर अपन रिलीज करके डाईपेप्टाइड चेन बनाएगा। तो देखिए इस डाईपेप्टाइड चेन का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको पता लगेगा इसमें कौन कौन से एमिनो एसिड आएंगे, कौन से 2 एमिनो एसिड आएंगे। तो मैंने डाईपेप्टाइड चेन दिया हुआ है, ये NH2 है, फिर ये CH और CH3, और ये पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें CONH, और इधर ये CH2 और COOH। और जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ से ब्रेक किया, इधर ये H और इधर ये OH, तो एक एमिनो एसिड आपके पास है एलेनाइन, और ये नेक्स्ट वाला आपके पास है, अभी अपन ने स्ट्रक्चर देखा, ग्लाइसिन। तो एलेनाइन ग्लाइसिन, और इसमें सीक्वेंस की भी बात होती है, तो ऐसा नहीं है अपन ग्लाइसिन एलेनाइन, फर्स्ट वाला एलेनाइन है, फिर आपके पास ग्लाइसिन है। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नाइबरिंग पेप्टाइड चेन इज। पेप्टाइड चेन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो पेप्टाइड चेन देखिए अपन कैसे बनाते हैं। ये आपके पास कोई एमिनो एसिड है, ये सी एच, यहाँ कोई आर ग्रुप लगा हुआ है या मैं कोई ग्रुप लिख देता हूं, ये G1, और ये आपके पास है COOH। और कोई दूसरा एमिनो एसिड है, इसमें ये NH2 ग्रुप और ये CH और ये कोई G2 और यहाँ पे COOH। और यहां से अपन ये वाटर रिलीज करते हैं, ये वाटर अपन रिलीज करेंगे तो ये आपके पास दो एमिनो एसिड ले रहा हूं तो डाइपेप्टाइड चेन बनेगा। तो ये NH2 और CH और ये G1 CO और ये NH और CH और ये G2 और ये COOH। और ये जो CONH है इसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये इस लिंकेज को अपन बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, या इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब इसमें कौन सा अट्रैक्शन काम करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में है। जब लॉन पेयर रेजोनेंस में आएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बगल NH बॉन्ड पे हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव आएगा, और लॉन्ग पेप्टाइड चेन में वो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो जो फोर्थ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इस अट्रैक्शन की वजह से स्प्रिंग जैसा इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आंसर आपके पास हो जाएगा C, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड। हमारी अभी बात हुई थी, अगर नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक एमिनो एसिड। तो फर्स्ट में देखिए, ये हमारे पास एक ग्वानिडीन एक बेस है, और ये NH2 भी एक बेस है, और COOH आपके पास एसिड है। तो बेसिक ग्रुप तो फर्स्ट वाले के अंदर अगर बात करें अपन, तो जो बेसिक ग्रुप है वो तो आपके पास दो है, और जो एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप आपके पास एक है। तो बेसिक ग्रुप ज्यादा है, तो आंसर तो आपका फर्स्ट आ ही गया, बेसिक एमिनो एसिड। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे, इसमें NH2 का मतलब बेसिक ग्रुप कितना, एक, और एसिडिक ग्रुप COOH। एसिडिक ग्रुप भी आपके पास एक है, क्योंकि OH ग्रुप तो न्यूट्रल है, इसको मैं एसिडिक ग्रुप नहीं लूंगा। एसिडिक ग्रुप उसको कंसीडर करेंगे जिनका डिसोसिएशन कांस्टेंट या तो COOH से ज्यादा है या लगभग उसके बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास ये न्यूट्रल एमिनो एसिड हो जाएगा। सेकेंड वाला जो है वो आपके पास न्यूट्रल एमिनो एसिड, एक एसिडिक और एक बेसिक। नेक्स्ट को देखेंगे जिसको आप बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। उसमें भी अगर अपन देखते हैं तो यहाँ COOH, एसिडिक ग्रुप आपके पास दो हैं, एसिडिक ग्रुप आपके पास टू हैं, और बेसिक ग्रुप जो है वो आपके पास एक है। तो ये जो एसिड होगा इसको अपन बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। और नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें भी एसिडिक ग्रुप दो हैं और बेसिक ग्रुप एक है, तो ये भी आपके पास एसिडिक एमिनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और ये ऊपर इससे ग्लूटामिक एसिड, ये एसिडिक एमिनो एसिड। तो जिनका जो एसिडिक एमिनो एसिड है उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 2-3 के आसपास होता है, जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5.5 to 6.5, ये 7 तक होता है, और जो बेसिक एमिनो एसिड है उनका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 8 से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एट पीएच, ये बात अपन कर चुके हैं अभी स्टार्टिंग के अंदर भी। ग्लाइसिन का pH 2, ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास है CH2 NH2 और COOH। pH 2 का मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक। तो ये NH2 वाली साइड प्रोटोनोलाइज होगा, तो आपने कहा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट है। pH 2 का जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है। वो pH 1 पे बोलेगा तो भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन जो कैटाइनिक फॉर्म की यील्ड होगी उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। हो सकता है अभी जो कैटाइनिक फॉर्म की यील्ड है वो 80% है, pH 1 पे अपन हो सकता है वो 85% हो जाए, लेकिन कैटाइनिक फॉर्म ही यहाँ पे डोमिनेट करेगा। 6 का मतलब
अब हमने पीएच बढ़ाया तो ये डिसोसिएट होगा, तो ये डीप्रोटोनेटेड होगा। कौन पहले प्रोटॉन निकालेगा? एक NH3+ है और एक COOH है। COOH का जो पीके होता है वो 4 से 5 के बीच में होता है। NH3+ का जो पीके, NH4+ का जो पीके होता है वो 9 to 10 के बीच में होता है। जिसका पीके कम है उसका के ज्यादा होगा। तो जब PH2 से मैं 6 पे जाऊंगा तो ये डीप्रोटोनेटेड होगा। और कौन प्रोटॉन निकालेगा? जो मोर एसिडिक है। तो मोर एसिडिक ग्रुप कौन है आपके पास? ये H+ वाला एसिडिक COOH वाला। तो ये प्रोटॉन निकालेगा। तो PH6 पे भी मैंने स्ट्रक्चर दिया, वो बिल्कुल करेक्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव ज्विटर आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। और अब बात आ गई PH9। पीएच आपने और बढ़ा दिया, ये और डिसोसिएट होगा। तो अब आपने कहा NH3+ डीप्रोटोनेटेड होगा, तो ये NH2 में चेंज आ जाएगा, तो एनाइनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी। तो तीनों ही स्ट्रक्चर ये आपके पास करेक्ट है। अब आपसे कहेगा PH10 पे क्या होगा, 10.5 पे क्या होगा? तो एनाइनिक फॉर्म का जो ईल्ड है वो आपने कहा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों ही करेक्ट है, तो अपन ऑल ऑफ दीज यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी डिस्टिंग्विश बाय फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसमें अपन ग्लूकोज फेलिंग टेस्ट देगा। फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन बात हो चुकी है हमारी, यहाँ पे CH2OH और C डबल बॉन्ड होता है। और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल को जब एल्कलाइन मीडियम में डालते हैं, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिक्सचर होता है। फेलिंग ए कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो NaOH का मतलब जो एल्कलाइन मीडियम है उसमें आपने कहा ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप में, और इधर से ये एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज होगा। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फेलिंग सॉल्यूशन से। फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ठीक है, फ्रुक्टोज टेस्ट देगा। और सुक्रोज में तो आपको पता है, सुक्रोज के अंदर है दोनों हेमी एसिटल जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये आंसर तो अपना सेकंड आ जाएगा। फ्रुक्टोज जो है वो तो रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज एंड मोनोज दोनों ही एल्डिहाइड ग्रुप हैं इसके अंदर। और लैक्टोज और माल्टोज में दोनों में ही हेमी एसिटल फ्री है। तो आपने कहा इनको भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो आंसर आपके पास जो इस क्वेश्चन का होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, इन ओसाजोन फॉर्मेशन of three molecule of phenyl hydrazine which is the correct statement। देखिए, हमने पहले किसी क्वेश्चन में देखा था कि साहब ग्लूकोज ग्लूकोओसाजोन बनाता है, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोओसाजोन बनाता है, दोनों सेम ओसाजोन बनाते हैं, और फिनाइल हाइड्राजीन के 3 इक्विवेलेंट काम लेते हैं। तो पहला वाला जो फिनाइल हाइड्राजीन है उस क्वेश्चन को आप देखना। पहला वाला जो फिनाइल हाइड्राजीन है उसमें तो CH डबल बॉन्ड हो। अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं तो ये C डबल बॉन्ड O पे रिएक्शन होता है। और उसके बाद एक इक्विवेलेंट रिएक्शन करने के बाद और आफ्टर रीअरेंजमेंट कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, CH डबल बॉन्ड NH और C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी बनती है। आप टू इक्विवेलेंट ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन और रिएक्शन करेंगे तो एक तो रिएक्शन वही C डबल बॉन्ड O पे होगा, और एक रिएक्शन यहाँ C डबल बॉन्ड NH पे होगा, C डबल बॉन्ड NH पे। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑल द 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट इन सेम मैनर, नो। 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट इन सेम सिमिलर मैनर, वेयर एज थर्ड रिएक्ट इन डिफरेंट वे। बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो तो बी हो जाएगा। और सी को भी देख लें, ऑल द 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर, नो। ओनली 2 रिएक्ट इन सेम मैनर बट द थर्ड मॉलिक्यूल रिमेन्स अनरिएक्टेड। ये भी कोई बात नहीं है, तीनों ही फिनाइल हाइड्राजीन के इक्विवेलेंट रिएक्शन करेंगे। 2 कार्बोनाइल पे रिएक्शन कर रहे होंगे और एक C डबल बॉन्ड N ग्रुप पे रिएक्शन कर रहा होगा। तो आंसर आपके पास बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द पेयर विच इज करेक्टली मैच। सुक्रोज मोनोसैकेराइड है भाई? बिल्कुल नहीं है। सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलता है, तो ये डाइसैकेराइड है। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। फ्रुक्टोज एल्डोज शुगर है, सबको पता होगा, कीटोजेज शुगर है, कीटोनिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, ये नहीं हो सकता। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है, बिल्कुल सही बात है।
ग्लूकोज को अगर अपन देखते हैं तो ग्लूकोज की तीन फॉर्म है साइक्लिक में, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज और ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक अल्फा डी ग्लूकोज देता हूं और एक आपके पास ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अल्फा डी ग्लूकोज भी हो सकता है, बीटा डी ग्लूकोज भी होता है और ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और एक आपके पास है बीटा डी ग्लूकोज। इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर आपको एक तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, एक बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा और एक आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलेगा ग्लूकोज का। ओपन चेन स्ट्रक्चर का जो परसेंटेज होता है वो 0.02% है, और जो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है वो 36% होता है, और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो ज्यादा स्टेबल है तो वो आपके पास 64% होता है। बीटा का मतलब OH अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा तो वो OH और वो O जो है एमी एसिटल वाला वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसका परसेंटेज 64, अल्फा डी ग्लूकोज का परसेंटेज 36 और ओपन चैन का बहुत ही कम 0.02%। अब देखिए जब हम स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं तो जो अल्फा डी ग्लूकोज का जब सेपरेटली स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं तो ये 112 डिग्री आता है, और बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये 90 डिग्री आता है, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जब बात करते हैं अपन तो ये 52.7 डिग्री आता है। तो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन इज नॉन एज म्यूटा रोटेशन। तो ग्लूकोज जो है वो अपन बोलेंगे म्यूटा रोटेशन शो करता है, तो ये करेक्ट है। अब आपके पास है सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसके जब सुक्रोज बनेगा, ठीक है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, तो दोनों हेमिस एसिटल वाले जो ग्रुप हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये भी गलत होगा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपसे बोल रहा है नाइट्रस एसिड एक रिएजेंट होता है आपके पास HNO2 कन्वर्ट एमिनो एसिड इनटू हाइड्रोक्सिल एसिड। कोई भी एमिनो एसिड अगर मैंने आपको दिया यहाँ पे, ये आपके पास कोई एमिनो एसिड है RCH और ये NH2 और COOH, ये कोई एमिनो एसिड है, और इस पे अगर अपन कोई रिएजेंट डालते हैं HNO2, आपने देखा होगा NH2 ग्रुप जो है वो OH में चेंज हो जाता है, RCH, ये OH और COOH, और यहाँ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये बात याद रखना। अगर मैं ये आपको यहाँ पे ये डी कॉन्फ़िगरेशन दूंगा तो यहाँ पे भी आपको ये डी कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा। अगर ये R है तो ये R ही मिलेगा, और ये S है तो ये S ही मिलेगा आपको। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है, जो आगे क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि भाई HNO2 जब अपन NH2 ग्रुप पे डालते हैं तो NH2 ग्रुप OH में चेंज होता है। अब आपसे कह रहा है नाइट्रोजन, और साथ में जो गैस रिलीज होती है वो आपके पास होगा नाइट्रोजन और प्लस वाटर। कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो ऐसा नहीं करेगा, जो HNO2 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बनाएगा? तो आप देखिए किसमें NH2 ग्रुप नहीं है, इतनी सी बात आपको देखना है। तो अगर मैं सिस्टीन ले लेता हूं तो इसमें ये NH2 ग्रुप मिल गया। प्रोलाइन में NH ग्रुप होता है, एक यही एमिनो एसिड है, हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग एमिनो एसिड, इसके अंदर NH ग्रुप है, और फिर आपको ये हिस्टिडीन में भी आपको NH2 मिल रहा है और वेलिन में भी NH2 ग्रुप मिल रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ये तो HNO2 डालेंगे तो NH2 ग्रुप चेंज होगा OH के अंदर और साथ में रिलीज होगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। तो कॉर्ड आपके पास हो जाएगा ओनली सेकंड। Retention in configuration, estimation of nitrogen gas evolve in the reaction in the basis of Vance like estimation of amino acid। ये जो नाइट्रोजन रिलीज होता है, जो नाइट्रोजन रिलीज होता है इसको अपन एस्टिमेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है नाइट्रस एसिड HNO2 कन्वर्ट एमिनो एसिड इनटू हाइड्रोक्सिल एसिड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, चेंज नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन, और एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व इन द
reaction in the basis of Venn-like estimation of amino acid. Which of the following amino acid cannot be analyzed by this method? तो जिसमें NH2 ग्रुप नहीं है, उसमें नाइट्रोजन रिलीज नहीं होगा, तो आंसर आपके पास जो हो जाएगा वो सेकेंड, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 31 क्वेश्चन की बात करें अपन, रिएजेंट चाहिए, तो ये CH3CHNH2C OOH, ये एसिड ग्रुप जो है ये आपने कहा अल्कोहल में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लेटिनम बेरियम सल्फेट जो अपन रोजनमुंड रिडक्शन के अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते। सोडियम बोरोहाइड्राइड, हमें एसिड को अल्कोहल में चेंज करना है, कंप्लीट रिडक्शन होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड ग्रुप का रिडक्शन नहीं करेगा, और प्लेटिनम बेरियम सल्फेट पार्शियल रिडक्शन करता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको पता ही है COOH है, और इस पे अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, ठीक है, तो ये जो, और फर्स्ट रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर होता है, और देन सेकेंड रिएक्शन अपन इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तब आपके पास ये अल्कोहल बनता है। तो एसिड से अल्कोहल बनाना है 1 डिग्री अल्कोहल, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट हो जाएगा। CH3MgI, तो CH3MgI में ब्रेक होगा, ये डेल नेगेटिव ये डेल पॉजिटिव, और एसिड के पास H+ है, तो एक एसिड बेस रिएक्शन होगा CH3 नेगेटिव और H+, तो मैं क्या बनेगा आपके पास CH4 बनेगा। तो आंसर यहाँ जो आएगा वो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, और इसमें जेड प्रोडक्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले ये आपको दे रहा है बेंजल्डिहाइड, और इस पे रिएक्शन करा रहे हैं अपन HCN से, और ये अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। साइनोहाइड्रेन है, ये रिएक्शन जो अपन कराते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में कराते हैं, उसे वो CN नेगेटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो ये फर्स्ट तो आपके पास बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन बन जाएगा CHOH, और ये आपके पास CN। फिर आपने कहा साइनाइड पे क्या डाल दिया इसमें, अब यहाँ पे PCl5 डाल रहे हैं। PCl5 अगर अपन ऐड करेंगे तो OH ग्रुप जो है वो आपका Cl से रिप्लेस हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और अब इसका अमोनोलाइसिस किया, तो अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ से HCl रिलीज होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आपको जो ग्रुप मिला ये Cl रिप्लेस बाय NH2, ये NH2 से रिप्लेस हो गया। पहले ये साइनोहाइड्रेन बनाया, ये C और ये H, और अमोनिया से रिएक्शन किया तो ये NH2, और यहाँ पे CH, और ये आपके पास CN। अब यहाँ साइनाइड ग्रुप का अपन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो जब साइनाइड ग्रुप को हाइड्रोलाइज करेंगे तो फाइनल जो कंपाउंड आपको मिलेगा C, और ये CH, इधर आपके पास NH2, और ये COOH, इस टाइप का कंपाउंड आपको मिलना चाहिए। तो ये फिनाइल ग्लाइसिन करके कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि CH2NH2COOH को अपन ग्लाइसिन बोलते हैं, और एक हाइड्रोजन आपने यहाँ फिनाइल से रिप्लेस कर दिया, तो C6H5 CH NH2 और COOH, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट होगा। देखिए क्या रिएक्शन हुआ, एल्डिहाइड जब HCN से रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रेन, और ये जो साइनोहाइड्रेन का फॉर्मेशन होता है ये अल्कलाइन मीडियम में हम कराते हैं। PCl5 डालेंगे, जो OH ग्रुप है रिप्लेस बाय Cl। फिर हेलोइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, अमोनिया एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हेलाइड एक बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, तो Cl हटेगा NH2 ग्रुप लगेगा, और जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो साइनाइड ग्रुप एसिड में चेंज होके आपको ये अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोज, एक मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड है आपके पास, ग्लाइकोसाइड है, और एक बीटा डी ग्लूकोज, तो एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, और वो कार्बन हेमी एसिटल वाला कार्बन है तो अपन बोलते थे एनोमर। तो अगर मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे देखिए, ये मैं कंपाउंड बनाऊंगा, इधर H और यहाँ OH होगा, और यहाँ पे OH डाउनवर्ड, ये आपके पास अपवर्ड, नेक्स्ट वाला डाउनवर्ड, और देन अपवर्ड CH2OH।
ये आपके पास है अल्फा डी ग्लूकोज। और जब इसका रिएक्शन अपन मिथाइल अल्कोहल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो H+ इस हेमी एसिटल पे रिएक्शन करेगा, OH2+ बनेगा, इसमें से वाटर निकलेगा, मिथाइल का मॉलिक्यूल फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा। तो एक अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा OCH3 अल्फा पे। ये आपके पास हो गया मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर मैं यहाँ पे OH अपवर्ड लगा देता हूँ और फिर अपन रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे आपके पास OCH3 और ये H, और ये नेक्स्ट डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, देन अपवर्ड, और ये आपके पास हो जाएगा बीटा मिथाइल, इसको अपन बोलेंगे मिथाइल मिथाइल बीटा डी ग्लूकोज, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, ये 1 कार्बन वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें चेंज हो रहा है। और ये अगर हेमी एसिटल या हेमी कीटल या एसिटल और कीटल वाला कार्बन है, तो इसको अपन बोलेंगे एनोमर, एनोमर। तो ऑप्शन आपके पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है ग्लूकोज है, इसका रिडक्शन कर रहे हैं HI से, तो अल्कोहल भी सारे रिड्यूस होंगे, एसिड भी रिड्यूस होगा। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप बनाओगे ये CHO, एल्डिहाइड भी रिड्यूस होगा और अल्कोहल भी रिड्यूस होगा। ये एल्डिहाइड है, ये CHOH और होल पावर 4, और ये CH2OH। और इसका जब रिडक्शन अपन कराते हैं रेड P+HI से, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का भी रिडक्शन और अल्कोहल ग्रुप का रिडक्शन, तो एक नॉर्मल चेन बनेगा। तो इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। ये जो रेड P+HI होता है, ये अल्कोहल का रिडक्शन करता है, एल्केन में चेंज करता है, सेम कार्बन एटम की एल्केन। एल्डिहाइड और कीटोन पे डालेंगे, उस केस में भी सेम कार्बन एटम का एल्केन, और एसिड पर ऐड करेंगे तो भी फॉर्मेशन होगा सेम कार्बन एटम का एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज विद डाइल्यूट एसिड। तो देखिए लैक्टोज जो आपके पास है वो डाइसैक्राइड है, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। तो देखते हैं जरा ऑप्शन ए क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज, नहीं गैलेक्टोज तो बनेगा इसमें, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। और नेक्स्ट को देते हैं तो डी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बिल्कुल नहीं हो सकता, और नेक्स्ट में भी डी गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये भी नहीं होगा। डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का जब 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करते हैं तब आपके पास लैक्टोज बनता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ये अपन अभी बात कर चुके हैं, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा, शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। पेप्टाइड बॉन्ड की भी बात हमने की थी, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ओनली COOH से नो, ओनली NH2 से नो, एक तो NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होगा और एक COOH। एक एमिनो एसिड का मेरे को COOH लेना है, दूसरे एमिनो एसिड का NH ग्रुप लेना है, और यहां से अपन वाटर रिलीज करेंगे तो आपके पास क्रिएट होगा CONH, का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमंग द फॉलोइंग एल सेराइन आपको बताना है, एल सेरेन इसमें कौन सा है, एल कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए कैपिटल डी और कैपिटल एल नॉमेनक्लेचर में आपको पता होगा कि वर्टिकल पे कार्बन चेन होना चाहिए और टॉप मोस्ट पोजीशन पे मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होना चाहिए, और जब नंबर ऑफ इंटरचेंज अपन ग्रुप को करेंगे तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज आपको करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो इसमें मैं CH2OH और H में एक इंटरचेंज करूंगा, तो यहाँ मैं COOH और इधर आगे CH2OH और ये H और ये NH2 बना दिया मैंने। तो देखिए टॉप मोस्ट पोजीशन पे मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप आ गया, कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे आ गई, लेकिन अभी हमने एक ही इंटरचेंज किया है, और जब हम एक इंटरचेंज और करेंगे
तो यहाँ पे आप देखोगे ये NH2 में, और एक इंटरचेंज मैं और करूंगा NH2 में और H में। यहाँ NH2 आ गया और ये H, और NH2 ग्रुप राइट साइड के अंदर है, तो पहला वाला तो आपके पास D होगा। हमें चाहिए L कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड को चेक करते हैं अपन। सेकंड में भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे COOH तो बना ही हुआ है, ये आपके पास COOH है। अब यहाँ पे आप चेंज करोगे NH2 और CH2OH में। NH2 को अपन इधर ले आते हैं, CH2OH यहाँ आ गया और ये H आ गया। अभी एक ही इंटरचेंज किया, एक इंटरचेंज आप और करोगे, वो आप H और NH2 में करेंगे। तो जब एक इंटरचेंज अपन और करते हैं तो यहाँ आप बोलोगे, इधर आपके पास आ जाएगा, इधर NH2 और ये H। अब 2 नंबर ऑफ इंटरचेंज हो चुके हैं और NH2 ग्रुप राइट में आ रहा है, तो ये भी डी कॉन्फ़िगरेशन का ही एमिनो एसिड है। थर्ड ऑप्शन को ऐसे ही देखेंगे, तो इसमें भी COOH अपन टॉप पोजीशन पे लाते हैं, तो हमने चेंज किया COOH और ये NH2 आ गया, और इधर आपके पास है CH2OH और ये H है। एक इंटरचेंज अभी आपको और करना है, वो इंटरचेंज आप NH2 और H के बीच में करोगे यहाँ से, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा NH2 और ये आ गया H। इसमें NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन का एमिनो एसिड होगा। तो हमें L कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो हमारा आंसर है C होगा। इसी तरह से आप D के अंदर भी इसको चेक कर सकते हैं, दो इंटरचेंज करेंगे तो ये भी D कॉन्फ़िगरेशन का एमिनो एसिड ही बनेगा। तो आंसर C करेक्ट होगा। फिर आपसे कह रहा है लाइसिन इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर इन द पीएच रेंज। तो आप देखिए लाइसिन कैसा एमिनो एसिड होता है, ये बेसिक एमिनो एसिड है। लाइसिन जो है ये बेसिक एमिनो एसिड, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर आपके पास होता है NH2, ये CH2 होल 4 और यहाँ पे CHNH2 और COOH। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेसिक ग्रुप तो दो हैं और एसिडिक ग्रुप एक है, तो ये बेसिक एमिनो एसिड है, और इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 8 से ज्यादा होगा। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अगर मैं पीएच सेट करूंगा उसका, तो वो ज्यूटराइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, और ज्यूटेराइनिक फॉर्म में ओवरऑल चार्ज अपन बोलते हैं कितना होता है, 0 होता है। उस पर ओवरऑल चार्ज जो होगा वो 0 होगा। तो ये ज्यूटेराइनिक फॉर्म या 8 to 9 के अंदर जब पीएच अपन रखेंगे तो ज्यूटेराइनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, और उस पर अपन बोलेंगे कि क्या होगा, लीस्ट सॉल्युबल होगा। तो आंसर आपके पास जो बन जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर वो कह रहा है डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन एंड एन ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्साइम वुड बी। ऑक्साइम बताना है भाई उसका स्ट्रक्चर। तो पहले तो आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो टॉप पे होता है वो आपने कहा CHO, और बॉटम पे क्या होता है CH2OH, और फिर आपके पास आएगा OH, OH, H और OH। राइट के अंदर OH, OH, H और OH। और जब इसका रिएक्शन अपन हाइड्रोक्सिल अमीन से करेंगे तो यहां से क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होके इस तरह से ग्लूकोज ऑक्साइम बनेगा, CH डबल बॉन्ड NOH, और बाकी सब एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे ये CH2OH और यहाँ पे ये OH और OH और H और आपके पास OH। तो ये अरेंजमेंट होगा। तो जरा चेक करते हैं। तो फर्स्ट में आप अगर देखोगे CH2OH तो आ गया, ये OH, इसके बाद मेरे को OH चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में आप देखेंगे OH दिया हुआ है, फिर OH है, फिर H है, फिर OH होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं होगा। थर्ड को देखते हैं, ये OH है, फिर हमें OH ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और फोर्थ को देखेंगे OH है, OH है, H है और OH है, और CH डबल बॉन्ड NOH है, तो ये जो डी ऑप्शन होगा ये आपके पास करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी
ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, बहुत बार बना चुके हैं अपन इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीटा का मतलब अबाउ द प्लेन, ये एच, एक ओ एच अपवर्ड, तो नेक्स्ट ओ एच कहाँ होगा, डाउनवर्ड, फिर ओ एच अपवर्ड, फिर आपके पास डाउनवर्ड, और देन सी एच टू ओ एच अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो एक ये कायरल सेंटर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कायरल सेंटर है। ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा उसमें 4 कायरल सेंटर है, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें 5 कायरल सेंटर है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। तो देखिए, इस ये जो टॉपिक है आपके पास, बायोमोलिक्यूल है या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है या पॉलीमर है या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन चैप्टर्स के लिए प्योरली अपने को एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। उसी में से बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन भी इसमें से कम 3 क्वेश्चन तो आने का चांस है ही इन सब टॉपिक में से। आपके पास बायोमोलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, पॉलीमर हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।